जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, इस क्लास में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का 2009 में और 2013 में और 2018 में जो पेपर हुए थे, गणित के उन प्रश्नों को शामिल किया गया। इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आपको समझना है और सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर लगा लेना है। प्यारे साथियों, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को आप लोगों को अच्छे से देखना है। तो प्यारे साथियों, चलते आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। 23 गुणा ब्रैकेट के अंदर 64 माइनस 24 भागित 100 का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें बोर्ड मास रूल से सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है और ब्रैकेट में हमें माइनस करना है 64 में से 24 को। तो हमारे पास कितना बचेगा, 40। और ब्रैकेट के बाद बारी आती है भाग की, तो हमें 40 में किसका भाग देना है, 100 का। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 40 बटे में 100। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो कट करेंगे यहाँ पर और बटे में एक जीरो और रहेगा। अब 4 का गुणा 23 से करेंगे तो 4 3 12 कैरी 1, 4 दूनी 8 और एक 9 और बटे में ये एक जीरो और है, तो यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, 9.20। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। अब ये वेरी मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन, इसे कैसे करना है बात को समझो। 13/19 के बराबर नहीं है ये लाना है। तो देखो, ये जो पहला ऑप्शन लिखा 39/57, इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करेंगे इसको अपन यहाँ पर 3 से। सबसे पहले तो 3 कम 3 और 3 तिया 9 और बटे में डिवाइड करेंगे 3 का, तो 3 कम 3 2 बचा और 3 9 27। मतलब इसे डिवाइड करने पर ये कितना बना, 13/19 बना। तो ये तो 13/19 के बराबर है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमें इसी प्रकार 91/133 को उठाना है, यानी ऑप्शन नंबर बी को उठाया। इसे भी डिवाइड करना है। क्या ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे इसे, है ना। तो 7 का भाग देंगे 91 में, 7 कम 7 2 बचा, 7 या 21 और नीचे भी 7 का भाग देंगे, 7 कम 7, अब कितना बचेगा, 6, 7 नाम 63। यानी कि 13/19 ये भी बना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हम सी वाला ऑप्शन अगर उठाएं 195/247 और इसको यदि हम डिवाइड करें कितने से, यहाँ पर ये 3 से भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर 7 से हो रहा है क्या, तो 7 से भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि यहाँ पर ये एक ही संख्या से डिवाइड नहीं है। तो ये वाले का उत्तर याद रखना, 13/19 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब आप कहोगे सर 208/304, तो बिल्कुल इसे डिवाइड करो आप 4 से। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और यहाँ फिर डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पर 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 छंग 24 और यहाँ पर फिर 4 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 4 एकम 4, 4 3 12 और बटे में है 4 एकम 4, 3 बचा 36, 4 नाम 36, यानी 13/19 आया। इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है। तो सी की आयु क्या है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया। एक तो औसत दिया और इनकी संख्या दी है। तो जब हम औसत का गुणा संख्या से करते हैं तो हमारे पास योग आता है। यह फॉर्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो औसत कितना दिया हमारे पास, तो आप कहोगे कि 25 तो औसत दिया, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 3, तो 3 का गुणा हम क्या करेंगे, अगर 25 से करेंगे तो हमारे पास ए बी सी का योग आ जाएगा। क्लियर। तो 25 दिया होता है कितना, 75। ठीक है, और 75 जो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का योग बनेगा। आगे क्वेश्चन में बोला कि ए और बी का औसत, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का भी योग निकाल लेंगे। कितना औसत बताया, 28, 28 में 2 का मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये दो डेटा है। तो 2 8 16 कैरी 1, 2 दूनी 4 1 5,
यानी 56 वर्ष ए बी का योग आ जाएगा। अब ए बी सी के योग में से क्या करेंगे, ए बी का योग घटाने पर किसका मान बच जाएगा, सी का। तो हमें 75 में से माइनस करना है 56 को, तो 15 में से 6 जाएगा 9 और 6 में से 5 गया 1, यानी 19 वर्ष आयु आ जाएगी सी की। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो प्यारे साथियों, एलसीएम एचसीएफ का एक कंसेप्ट याद रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्याएं अगर ए बी होती है तो ए गुणा बी बराबर होता है उनके लघुत्तम गुणा उनके एचसीएफ के। क्लियर। तो दोनों का गुणनफल तो क्वेश्चन में दिया है 6400, हमें यहाँ पर 6400 पुट करना है बराबर, लघुत्तम हमें लाना पड़ेगा और एचसीएफ महत्तम की जगह हमें पुट करना है 16। तो एल का मान लाने के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम गुणा से 16 इधर लाएंगे तो भाग में 6400 बटे में हो जाएगा 16, और 16 चुकू होता है 64 यानी 400, तो ये क्या आ जाएगा 400, एल का मान मतलब लघुत्तम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन समझो। चीनी का मूल्य 16.00 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14.00 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखो 16.00 का कोई मतलब नहीं है, मतलब प्रारंभ में 16 रुपए पर किलोग्राम था और घटकर कितना हो गया 14.00, तो हम 14 लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली कमी हुई। कितने की कमी हुई, 16 से 14 हो जाना मतलब 2 की कमी हुई। अब क्वेश्चन में कहा गया कमी का प्रतिशत बताओ, तो कमी हुई 2 की, किस पर हुई 16 पर, तो 2 को बटे के ऊपर जिस पर कमी वृद्धि होती है बटे में 100 का गुणा करने से ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 का भाग देंगे 16 में 100 में, तो 8 कम 8 2 बचा 8 दूनी 16, 4 बचा दशमलव लगाएंगे 40 होगा, 8 पंच 40 यानी 12.5% की क्या आ जाएगी कमी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया है कि 2.25 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है, और यहाँ पर 1.75 की दर से बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल थी, तो हम क्या करेंगे, माना कि विनोद के पास जो पेंसिल की संख्या थी वो x थी। अब देखो एक पेंसिल कितने की बेची जा रही है, 2.25, तो हमें 2.50 में मल्टीप्लाई करना है इनकी संख्या का यानी x का, और जो लाभ होता है हमें क्या करना है, तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा, और विक्रय मूल्य में से अगर हम लाभ को घटाएं यानी 110 को, तो हमारे पास क्रय मूल्य बन जाएगा। इसी प्रकार बराबर की इधर भी क्या करना है, 1.75 में बेचने पर एक पेंसिल को यहाँ पर गुणा करेंगे x पेंसिल की संख्या, और यह कह रहा 55 रुपए की हानि हुई, तो यहाँ 55 को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं तो क्रय मूल्य बनता है। बस इतनी सी इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पर बन जाएगा 2.50x और माइनस हो जाएगा 110 और बराबर में 1.75x और प्लस है यहाँ पर कितना 55। संख्यात्मक वैल्यू को सबको साइड में करेंगे तो 55 और माइनस से कितना 110 इधर काई का हो जाएगा प्लस का, और बराबर में माइनस हो जाएगा 2.50x में से कितना 1.75x। ठीक है, तो इधर जोड़ दो पहले, तो 0.55 ये 100 कितना बन जाएगा, टोटल 165 बन जाएगा। अब इधर घटाएंगे तो 5 बचा और यहाँ पर x का मान बचेगा, है ना, और यहाँ पर 4 में से 7 नहीं जाता, तो यहाँ पर 0 पॉइंट कितना बचेगा हमारे पास 75। x का वैल्यू चाहिए तो 165 और गुणा का 0.75 इधर आएगा तो भाग में, पॉइंट हटाना ऊपर 2 जीरो जाएगा, 25 या 75, 25 चुकू 100 और 3 से काटेंगे, 3 पंज 15, 1 बचा, 3 पंज 15, 55 का गुणा किससे करेंगे 4 से करेंगे, तो 4 पंज 20, 4 पंज 20 और 2 22, यानी x का मान 220 आया। उसके पास टोटल पेंसिलों की संख्या 220 थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है,
फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। प्यारे साथियों, इसको कैसे करना है, क्वेश्चन में लिखा है कि 20% की छूट दी जाती है और छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो आपको मैं बता दूं, इस 20% का फ्रैक्शन बनाना है, 20 में लगाना 100 का भाग, जिससे परसेंटेज हट जाएगा, 20 से कम 20 और 20 से 5 100। अब यहाँ पर छूट किस पे देगा, वो अंकित मूल्य पर। तो याद रखना, ये जो इस फ्रैक्शन में नीचे वाला मान है 5, ये अंकित मूल्य का अनुपात बनेगा, और ऊपर 1 की छूट देगा तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 5 में से 1 घटाओ 4 अनुपात विक्रय मूल्य बनेगा। इस प्रकार क्वेश्चन है। आगे फिर क्या बोला, 20% का लाभ होता है। प्यारे साथियों, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 20% का इसका भी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 20/100 यानी 1/5 बनेगा। अब लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, तो नीचे वाला जो मान होगा इस फ्रैक्शन में, ये क्रय मूल्य का अनुपात होगा 5, और 1 रुपए का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, तो विक्रय मूल्य बनेगा यहाँ पर 6 बनेगा। अब आपको मैं बता दूं क्या करना है, यहाँ पर ये 4 और 6 को बराबर करना है, मतलब दोनों जगह विक्रय मूल्य को बराबर करना। तो ये कैसे करेंगे, 4 का और 6 का लेना एलसीएम, जो होगा 12, और 4 को 12 बनाने के लिए इधर पूरे रेशियो में 3 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर 6 को 12 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पूरे रेशियो में 2 का गुणा करो, तो 3 पंजे 15 और 3 चुक 12, और 2 पंजे हो जाएगा 10 और 2 छंग 12। तो इस प्रकार से विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब छूट अगर ना दे आदमी तो क्रय मूल्य कितना आया हमारे पास, क्रय मूल्य 10, ठीक है ना। तो 10 रुपए का सामान है क्रय मूल्य, और बेचा कितने में जा रहा है, फिर छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य पर बेचेगा, तो मतलब कितने में बेचेगा, 15 में। तो डेफिनेटली लाभ कितने का होगा, यहाँ पर 5 अनुपात का। क्वेश्चन में कहा गया लाभ का प्रतिशत बताओ, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ कितना है हमारे पास, लाभ 5 का है, क्रय मूल्य कितना है 10, और गुणा में हो जाएगा 100, तो 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे 100 को, तो 50% का क्या हो जाएगा, लाभ। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर सोहेल ने 2250 रुपए से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की, और यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला के लाभ को 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिशला ने कितने रुपए का निवेश किया। दोस्तों, आपको यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है कि अगर हम पूंजी का गुणा करें समय से, तो याद रखना हमेशा लाभ का अनुपात बनता है, ठीक। अब यहाँ पर कितने लोग थे, 2, एक का नाम लिखेंगे हम लोग सोहेल, और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था हमारे पास, तो याद रखना त्रिशला, ठीक है। दूसरे व्यक्ति का नाम त्रिशला था, और सोहेल ने कितना रुपया लगाया, तो सोहेल की पूंजी है 2250। क्लियर। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 12 महीने तक इनका व्यापार चला, तो सोहेल ने तो स्टार्ट किया था तो 12 महीने तक व्यापार में रहा, और त्रिशला की अगर बात करें कितने रुपए लगाए ये नहीं मालूम, लेकिन मान लो कि इसकी पूंजी 100 रुपए थी, इसका समय 3 महीने बाद था, तो 12 में से आपको क्या करना है, जो 3 महीने बाद वो जुड़ी थी त्रिशला, 12 में से 3 घटाना है, तो 9 महीने इस व्यापार में रही। प्यारे साथियों, अब क्या करोगे आप, सबसे आसान तरीका समझो, पूंजी गुणा समय कर लिया तो ये लाभ का अनुपात बना, तो आपको क्या करना है, 2250 गुणा 12, ये सोहेल के लाभ के बटे में लिखना है त्रिशला का लाभ, यानी 100 गुणा 9, और इनके बराबर लिखना है इनके लाभ का अनुपात जो दिया है, कितना दिया क्वेश्चन में, 25 बटे में दिया है 24। क्लियर। इनका करना क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। तो 100 गुणा 9 गुणा हो जाएगा 25, और बराबर इधर हो जाएगा 2250, और उसके बाद गुणा में 12, मल्टीप्लाई में फिर आ जाएगा 24। अब क्या करो, x का मान लाना, मतलब त्रिशला की पूंजी हमारे पास आ जाएगी, तो आपको क्या करना है, 2250 मल्टीप्लाई 12 और गुणा में 24, इनको ऐसा लिखकर इस x के पास वाले वैल्यू को इधर भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, 25 से काटेंगे, है ना, तो 25 9 में 225, और ये 0, 9 से काटा तो ये कितनी बार कटेगा, 10 बार,
x का मान चाहिए, तो हम 12 का गुणा किससे करेंगे, 24 से। तो 12 चुको 48 और ये 0 इकाई तरफ रहेगा, 10 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और 4 हो जाएगा 28। तो त्रिशला ने कितनी पूंजी का निवेश किया, 2880 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर की अगर बात करें तो 2500 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए। इसका मतलब यह है ब्याज की दर यहाँ पर 6 माही बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 6 माही अगर ब्याज की दर होती है तो क्या करना है। सबसे आसान काम है, एक तो मूलधन दिया 2500, डायरेक्ट बता रहा हूं, हमेशा 6 माही के केस में दर को तो आधा करना है। तो नई दर यानी रेट क्या बनेगी, 12% को तो आप आधा कर लो, मतलब 2 का भाग। तो 12 का आधा होता है 6%। और जो समय है इसमें हमेशा 2 का गुणा किया जाता है। तो 1 वर्ष में 2 का गुणा करेंगे तो नया समय बन जाएगा 2 वर्ष। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, 6% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लाना है। तो ये भी डायरेक्ट सीखो, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट आएगा। कैसे, 2500 रुपए जो मूलधन है इसका निकालना 6% जितनी दर है। तो यहाँ 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छंग 150, 150 रुपए याद रखना पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब दूसरे साल का डायरेक्ट लाना है तो 150 रुपए लिखना, 150 तो होगा ही, प्लस इस 150 पे फिर से ब्याज लगेगा जितनी दर है यानी 6%। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से काटा 2 तिया 6 और 3 3 9। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर दूसरे साल का कितना बनेगा, 150 प्लस 9 करेंगे तो 159। क्वेश्चन ये कहा कि कुल सीआई बताओ दोनों साल का, तो जोड़ लेना दोनों को, यानी कि 150 प्लस दूसरे साल का 159। तो 9 और 0 9 आ जाएगा, 5 और 5 10 की 0, कैरी 1 2 और 1 कितना 3, 309 रुपए टोटल 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, किसी धन का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन बताना है। इसको भी शॉर्ट तरीके से करना सीखो। देखो 10% दर दी है, वार्षिक दर है, तो इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 10 में लगाना 100 का भाग। तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/10, नीचे मूलधन का अनुपात बनेगा, ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बनेगा। अब जब 10 पे 1 का ब्याज लगेगा तो ये राशि 11/10 लिखना। क्लियर। अब समय कितना दिया क्वेश्चन में, 3 वर्ष, तो इसका करना 3 बार गुणा, 11/10 फिर से 11/10। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और बटे में 10 का क्यूब होता है 1000। तो 1331 यानी मिश्र धन का मान क्वेश्चन में बताया 1331। क्लियर। ये मिश्र धन का अनुपात है ऊपर वाला और इसका मान बताया 1331 रुपए। तो 1331 में 1331 का भाग जाएगा एक बार, तो इसका मतलब 1 अनुपात का मान 1 रुपए आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, हमें मूलधन लाना है, तो नीचे वाला जो अनुपात है ये मूलधन का है, तो जो 1 अनुपात का मान 1 रुपया आया इसका गुणा 1000 से करेंगे तो मूलधन हो जाएगा हमारे पास कितना, 1000 रुपए। तो इसका राइट आंसर भी क्या जाएगा, 1000, ऑप्शन नंबर सी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या होगा। देखो दोनों का कुल योग कितना है, 4:7 का योग है 121। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 में 7 को जोड़ेंगे, मतलब 11 रेशो का मान क्वेश्चन में बताया 121। हम क्या करेंगे, 1 रेशो का मान लाएंगे, 121 में भाग लगाना 11 का, तो एक बार 11 एकम 11, फिर एक बचा 11 एकम 11। क्वेश्चन ने कहा कि छोटा भाग बताओ। प्यारे साथियों छोटा भाग का अनुपात कितना है, 4। 4 का मल्टीप्लाई 11 से करना, 44 रुपए छोटे भाग का अनुपात बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आईएमपी क्वेश्चन, एक कारीगर एम मिनट में x वस्तुएं बनाता है, आधे घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया था, याद रखना। तो इसके लिए एक छोटा कंसेप्ट याद रखो, आप जानते होंगे m1 d1 और उसके बाद h1 बटे में होता है w1 और बराबर m2 और d2 h2 बटे में w2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, समझो कैसे। m1 मतलब एक कारीगर और बाद में भी एक कारीगर, तो m1 m2 का मान छोड़ देंगे, मतलब मेन की संख्या दोनों जगह बराबर है। क्लियर।
D1 दिनों की बात यहाँ क्वेश्चन में नहीं की, तो इसको भी छोड़ दो इस फॉर्मूले से। अब आपको मैं बता दूं यहाँ H1 प्रारंभ में घंटे कितने बताए, मतलब मिनट। यहाँ पर बोला गया m मिनट, तो H1 की जगह m मिनट लिखना। और वर्क W1 का मतलब पहले वाला काम कितना है, x वस्तुएं बनाई। क्लियर। और यहाँ पर बोला क्वेश्चन ने आगे आधे घंटे में, तो यहाँ H2 का मान आधा घंटा लिखना है, मतलब आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं। और बटे में W2 कितनी वस्तुएं बनाएगा, मतलब W2 का मान लाना है। इनका करना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा W2 गुणा m और बराबर में x का गुणा होगा 30 से, तो 30x। अब यहाँ पर W2 का मान हमें चाहिए, तो m को इधर भेज देंगे, तो 30x और बटे में आ जाएगा m। यानी राइट आंसर क्या बन जाएगा, 30x बटे m। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो प्यारे साथियों, किलोमीटर प्रति घंटा में हमेशा अगर आप 5/18 का गुणा करते हो तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। इसे काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 गुणा 5 करेंगे 25 और 25 में देंगे 2 का भाग, तो 2 का भाग 25 में देंगे तो 12.5 और ये काई में चेंज हो गई, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज्यादा है छोटे वृत्त की, है ना, वृत्त से जिसकी त्रिज्या 2 इंच है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर छोटे वृत्त की त्रिज्या क्वेश्चन में बताइए, है ना। छोटे वृत्त की क्या बताइए, त्रिज्या यानी आर का मान बताया कितना, 2 इंच। तो आपको क्या लाना है, छोटे वृत्त की परिधि लाना है। क्लियर। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पर लिखना 2πsi और उस छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2, तो गुणा में 2, तो कितनी परिधि बन जाएगी, 2 दूनी 4 पाई। क्लियर, इतना आपको समझना है। अब ये कह रहा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास दी गई थी और ये कह रहा है कि एक बड़ा वृत्त है जिसकी परिधि इसकी 3 गुना ज्यादा है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर बड़े वृत्त की परिधि। बड़े वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, तो छोटे वृत्त की परिधि का 3 गुना। छोटे वृत्त की परिधि आ गई 4 पाई और इसका 3 गुना करेंगे तो बड़े वृत्त की परिधि आ जाएगी, यानी कि 4 3 12 पाई आ जाएगी। प्यारे साथियों, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाना है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, इसका मान आ चुका है फिर से हमारे पास 12 पाई। क्वेश्चन में कहा गया बड़े वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो ये पाई से पाई कट हो जाएगा, हमें आर चाहिए, गुणा का 2 इधर भाग में आएगा तो 6 याद रखिएगा, इंच इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के। तो रेगुलर आप हमारे साथ बने रहे, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा अगर रेगुलर इस क्लास को आप अच्छे से वॉच करते। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में। इससे पहले जितने पार्ट हुए उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो प्लीज आप बाकी के पार्ट भी अच्छे से लगा लेना। मोस्ट IMP मिलेंगे पुनः। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।